Hi everyone, today we will start the second chapter of the governance subject in CS Professional. जो सेकंड चैप्टर है दोस्तों, उसके अंदर भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ही प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता दूं. लेट मी मेक इट वेरी क्लियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स विच वी डन in the first lesson and which we will do now in the second lesson. जो फर्स्ट लेसन था दोस्तों, उसमें जितने भी आपने प्रिंसिपल्स पढ़े, they were kind of philosophy, right? They were kind of value system, they were kind of ethics. उनको देखकर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन समझ नहीं आता था. लेसन 1 हैड हिस्ट्री, लेसन 1 हैड मीनिंग ऑफ गवर्नेंस. लेसन 1 के अंदर गवर्नेंस का पूरा बेसिक्स था. लेकिन दोस्तों, जब हम बात करते हैं रियल लाइफ में गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने की, इंडिया में या किसी भी कंट्री में गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने की, तो ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि हम इस बात को कंपलसरी बना दें. अगर आप चाहेंगे कि आपके कंट्रीमैन, आपके देशवासी गवर्नेंस को फॉलो करें अपने मन से, अपनी इच्छा से, अपने दिल से, दैट इज़ नॉट गोना बी पॉसिबल. You have to make certain laws, you have to make certain regulations which will be compulsory to be implemented on the companies in India, and only then they will be following good corporate governance. तो आज के इस लेसन में दोस्तों, आज के इस चैप्टर में जो भी आप पढ़ेंगे वो सब की सब कहीं ना कहीं लॉ के अंदर पहले से आपने देखी होंगी. आप सीएस प्रोफेशनल में दोस्तों, आपने कंपनी लॉ पूरा अच्छे से पढ़ रखा होगा. अगर कई सेक्शंस ऐसे भी हैं जो आपने एग्जीक्यूटिव में कभी नहीं पढ़े और प्रोफेशनल में भी अब तक आपने नहीं पढ़े, तो आई वुड एडवाइज कि आप अपने कंपनी लॉ को अपनी होली बाइबल मान लें, अपना होली ग्रंथ मान लें. उस कंपनी लॉ को आप एक धार्मिक ग्रंथ मानकर ये समझ लें कि आपको इसकी पूजा करनी है. रोज़ इसकी 4-5 चौपाइयाँ आपको पढ़नी है. 470 सेक्शंस विच आर प्रेजेंट इन कंपनी लॉ, अगर वो आपको सारे आते हैं तो गवर्नेंस या किसी भी सब्जेक्ट के आधे से ज़्यादा चैप्टर्स तो आपके यूं ही कवर हो गए. जो रॉ है ना, वो कंपनी लॉ ही है दोस्तों. आज हम पढ़ेंगे कि हिंदुस्तान में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लाने के लिए क्या क्या कानून बनाए गए और उसमें किस किस नेचर के प्रोविजंस करे गए. जैसा कि हमने पिछली मुलाकात में सीखा था कि रिवीजन लेक्चर में दोस्तों ज़्यादा डिटेल तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम हर टॉपिक टच करेंगे और हर टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे. अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक या कोई पर्टिकुलर वर्ड या कोई पर्टिकुलर फ्रेज यू कैन नॉट गेट इट, आपको नहीं समझ आया, तो प्लीज़ रीच आउट टू मी. आई विल बी डेफिनेटली एक्सप्लेनिंग दैट टॉपिक टू यू. आई वुड लव टू हेल्प यू आउट इन योर जर्नी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी. आप सीएस प्रोफेशनल में बिल्कुल पायदान पर हैं. दैट मीन्स यू आर जस्ट अ स्टेप अवे फ्रॉम बीइंग अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी. आई वुड लव टू हेल्प यू आउट. तो आइए शुरू करते हैं. लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया. मेरी बात याद रखिएगा कि अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस या कोई भी सब्जेक्ट की बात करें, अगर आपको कंपनी लॉ अच्छे से आता है, सारा कंपनी लॉ आपको आता है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं वो आधे से ज़्यादा हर सब्जेक्ट में आपको पहले से आ जाएगा, राइट. और वो ऐसा नहीं कि आपको प्रोफेशनल का एग्ज़ाम देना है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, वो वैसे भी आपको पढ़ना चाहिए. भाई अगर एग्ज़ाम आप नहीं भी दे रहे, एग्ज़ाम तो देंगे ही, सीएस बनना है, एग्ज़ाम देने के अलावा भी सोचिए आप, तो लाइफ में भी पूरे ज़िंदगी आपको कंपनी लॉ में ही जीवन जीना है. सो यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ, राइट. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. आई होप दिस इज विजिबल टू यू नाउ. क्लियर तो है ना आपको? हाँ जी, यस दोस्तों. तो सबसे पहले है पॉइंट 1, provisions of company law related to corporate governance. As I told you, company law is the source law. जैसे आपको बताऊं, constitution is the source law for all other laws. If we talk about Indian law, we should also consider the company law having the same status of having a mother law or a source law. These are the points which are present in company law which contribute to having a good corporate governance in companies across India. हिंदुस्तान की कंपनियां अपने मन से कभी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ना फॉलो करें, इसलिए ये ज़रूरी था कि ये सारे प्रोविजंस लाए जाएं. इन सारे प्रोविजंस की वजह से कंपनीज विल स्टार्ट फॉलोइंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. देखिए, अपॉइंटमेंट एंड मैक्सिमम टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टेन्योर फिक्स हुआ. अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट लाया गया. अब मान लीजिए सेक्शन 149 आपने अच्छे से पढ़ रखा है.
शेड्यूल 4 आपने पूरा पढ़ रखा है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको अच्छे से पता होगा। अब यहां मैं वुमेन डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब आपको इस समय नहीं समझा सकता, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल जो कंट्रीब्यूट करेंगे अपना टाइम कंपनी के लिए। परफॉर्मेंस एवेल्युएशन होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, तो थोड़े ऑनेस्ट रहेंगे, उनको पता रहेगा कि भाई उनकी परफॉर्मेंस एवेल्युएट होगी। ऐसा नहीं है कि वो बादशाह सलामत हैं, और अगर वो हैं भी तो उनके ऊपर भी कंपनी लॉ है। एनहेंस्ड डिस्क्लोजर, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिस्क्लोज करी जाएंगी तो थोड़ी ऑनेस्टी कंपनी में बढ़ सकती है। फॉरवर्ड लुकिंग सेक्रेटरियल कंप्लायंसेस एंड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड मेड कंपलसरी। किसी ज़माने में दोस्तों जब हम सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड पढ़ाते थे एसएस, तो हमें पढ़ाते हुए दर्द होता था कि जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कंपलसरी इन नेचर, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आर कंपलसरी इन नेचर, व्हाई सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स आर वॉलंटरी इन नेचर, now they have been made mandatory, so we would love to have them in our literature। मुझे उम्मीद है आपने सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड पढ़े होंगे, नहीं तो मेरी वीडियो सीरीज है अलग से सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड पर, आप उनको देख सकते हैं। एनहेंस्ड कंप्लायंसेस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करते समय ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लायंसेस हो तो लोग ऑनेस्टी से करेंगे। अपनों के साथ व्यापार करने में खराबी नहीं है, अपने लोगों के साथ, रिलेटिव्स के साथ या रिलेटेड पार्टी के साथ अगर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो वो बुरी नहीं है। बुरा है कि आप उस ट्रांजैक्शन को आर्म्स लेंथ प्राइस पर ना करें, उस कीमत पर ना करें जो कीमत आप दुनिया के साथ रखते हैं। उन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ अगर आप नहीं कर रहे, जिस टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आप दुनिया के साथ बिजनेस करते हैं वो गलत है। कहने का मतलब है कि आप वही रूल फॉलो करिए विच यू अप्लाई फॉर एवरीबडी एल्स अदर देन योर रिलेटेड पार्टी। So if you treat related party as any other person, then everything is good। Enhanced restriction on appointment of auditors, आपने पढ़ा होगा ना, बार बार सेम ऑडिटर को आप नहीं रख सकते। सेक्शन 141 में लंबी सी लिस्ट है कि किस किस को ऑडिटर नहीं बना सकते। रोटेशन मैंडेटरी आपको हो गया है। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, या आपने स्टडी मॉड्यूल में पढ़े होंगे, या आपने अपने कोचिंग में पढ़ा होगा, आपको मानना पड़ेगा दोस्तों कि ये सारे पॉइंट्स वही हैं जो हम कंपनी लॉ में कई बार पढ़ चुके होंगे, अलग अलग स्टेजेस में, फाउंडेशन में या सी सीट में तो इतना नहीं है, लेकिन हाँ एग्जीक्यूटिव में और अब फिर से प्रोफेशनल में। सो हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स इन डिटेल, हियर वी आर कंसीडरिंग देम एज कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मतलब मेरा कहने का है कि ये सारे पॉइंट्स कंपनी लॉ में प्रेजेंट हैं ताकि कंपनी के अंदर ईमानदारी हो सके, फ्लोरिश। सेपरेशन ऑफ रोल ऑफ चेयरपर्सन एंड सीईओ। चेयरपर्सन इज द हेड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीईओ इज द हेड ऑफ एम्प्लॉइज। सीईओ रिपोर्ट्स टू चेयरपर्सन, सो इफ दीज two positions are held by one single individual, who will report to whom? That is a big problem. So there would be more accountability if these two posts are held by two different individuals, right? Mandatory vigil mechanism, you must have heard about it in section 177, that companies which have audit committee will be following the vigil mechanism by audit committee, but others who have taken deposits from general public have to make a separate arrangement of vigil mechanism। तो उससे थोड़ी ऑनेस्टी बढ़ेगी। मैंने आपको पहले लेसन में बताया था कि गवर्नेंस मतलब ईमानदारी। इफ अ पर्सन इज ईमानदार, एन इंडिविजुअल इज ईमानदार, वील कॉल हिम ethical, but if an organization is ईमानदार, we call it good governance, right? That is the point. Next is audit committee, nomination and remuneration committee, CSR committee, a separate team which should handle the corporate social responsibility, and not the board of directors should be overburdened to handle everything. Secretarial audit, which is of course done by you people. Mandatory electronic voting, because it will create transparency. Physical voting have glitches, physical voting can be tampered, right? Class action suits will understand in the dispute subject, although you must be aware of section 245. Registered valuer, earlier revaluation used to be done by board of director themselves without any certified valuer। पहले कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही खुद अपने मन से वैल्यूएशन कर लेते थे कि उनकी कंपनी की एसेट्स या कंपनी की लायबिलिटी का वैल्यू क्या है। दिस इज नॉट राइट। नाउ द कंपनी लॉ हैज अ स्पेसिफिक प्रोविजन रिगार्डिंग रजिस्टर्ड वैल्यूअर, सो कंपनी मस्ट गेट देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज वैल्यूड ओनली फ्रॉम द रजिस्टर्ड वैल्यूअर, विच विल क्रिएट मोर correct and accurate disclosures। ठीक है। Now principles governing disclosures and obligations,
there are various modes. I must disclose you, I must tell you that to implement corporate governance, one way is to have so many rules, one way is to have so many laws, one way is to have guidelines, right? But you know, if you make a guideline or make a law, you cannot be sure that it will be implemented. What is the tool that can make sure that these rules are implemented? Is reporting, is disclosures. अगर आपकी कंपनी के लोग, कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर ये प्रेशर है दैट दे नीड टू रिपोर्ट इट टू द अथॉरिटीज, टू द शेयर होल्डर्स, टू द जनरल पब्लिक, टू द बैंकर्स, देन दे विल फॉलो द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन ट्रू सेंस. अगर मुझे किसी को रिपोर्ट नहीं करना होगा तो आई मे गो हेवायर, आई मे गो अनसिस्टमैटिक. So company's board of directors should be in a pressure to report everything what they are doing inside the company to maintain governance to the public authorities. तभी वो करेंगे. तो ज्यादा से ज्यादा डिस्क्लोजर का रूल होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक डिस्क्लोजर्स होने चाहिए जिससे कंपनी लोगों को बताए व्हाट इज इट डूइंग. तो बताने के चक्कर में कम से कम वो फॉलो करेगी कि क्या क्या बातें कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हमने पढ़ी. देखो, प्रिपरेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन एज पर स्टैंडर्ड्स. जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे वो अकाउंटिंग के हों या ऑडिटिंग के हों, उनके मुताबिक ही अकाउंट्स बनाए जाने चाहिए. इंप्लीमेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडिपेंडेंट एनुअल ऑडिट, ऑडिट ईमानदारी से हो. चैनल फॉर डिससेमिनेटिंग, यू नो दैट, डिस्ट्रीब्यूटिंग. Channels for disseminating information should provide equal, timely and cost efficient access to information. Somebody who is willing to have information from the company, किसी को अगर information की ज़रूरत है, it should be provided free of cost, it should be provided with a nominal fee, if not free, it should be provided on time, it should be provided with equal opportunity of getting the information. And there should be compliance of law and regulations. Let me make it once again very clear. जो आज का चैप्टर भी है उसमें हम ये नहीं पढ़ रहे कि लॉ में क्या लिखा है, हम ये पढ़ रहे हैं कौन कौन से कानून या कौन कौन सी गाइडलाइंस बनाई गई हैं हिंदुस्तान में जिनकी वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करवाया जा सकता है. हम पढ़ेंगे कि बैंक्स कौन से प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज कौन से प्रिंसिपल फॉलो करती हैं, लिस्टेड एंटिटीज कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करती हैं. क्योंकि हम जैसे अब अगला जैसे हेडिंग देखिए आप, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल, तो इन प्रिंसिपल्स के अंदर क्या लिखा है, दैट इज नॉट आवर सब्जेक्ट मैटर टुडे. वील जस्ट कवर द हेडिंग्स ऑफ दिस टॉपिक कि अगर ये 6 चीजें कर ली गई तो मान लिया जाएगा कि कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पालन कर रही है. First is ensuring rights of shareholder. Every shareholder, whether minority or majority, whether small or big, must be given all the due rights available under the company law. So here we are not going to discuss what all rights are available to a shareholder. You might have done it. ठीक है, and if you have not done it, ask me. I'll make a separate video on it. Providing timely information to everybody requiring information. Equitable treatment of everybody inside and outside of the company, especially the minority shareholders. Ensuring role of stakeholders in corporate governance. All the people who are interested in the company, all the people who are connected to the company must be given due attention, must be given due respect, right? Disclosure and transparency. That is something, a great tool I just told you in the previous heading, कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्लोजर करेगी कंपनी, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताएगी तो वो ज़्यादा ऑनेस्ट और ज़्यादा ईमानदार रहेगी. Fulfilling responsibilities of board of directors. Whatever responsibilities have been given to directors must be fulfilled. अगर डायरेक्टर अपनी सारी जिम्मेदारी समय पर और सही से पूरी कर लें तो फिर वैसे भी कंपनी के अंदर गवर्नेंस नहाने और धोने लगेगी. कंपनी will you know be full of honesty in everybody because everybody would be fulfilling his duties. The directors, the corporate staff, the CEO, the key managerial person, everybody. Yes. Now we'll talk about corporate governance in banks. Recommendations, this is the same word, recommendations of Ganguly Committee on corporate governance for all banks. Let me tell you, there are 3 set of recommendations of Ganguly Committee with respect to the banks. There are few recommendations which are there for all the banks. There are some recommendations which are applicable only to public sector bank. And there are some recommendations which are applicable to all private sector bank. तो एक तो सभी बैंकों के ऊपर, एक पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी बैंकों के लिए,
और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए, इन तीनों के लिए अलग अलग हमारे पास रिकमेंडेशंस हैं गांगुली कमेटी की. हाउ शुड द बैंक improve on the corporate governance front? Responsibilities of board of directors should be fulfilled in letter and spirit. Role and responsibility of independent directors should be make it clear and fulfilled. Role and responsibilities of non-executive director, क्योंकि आप non-executive director से उम्मीद कर सकते हैं ईमानदार राय देने की. You must be aware about the difference of executive and non-executive director, right? Training facilities for directors. Submission of routine information to board of directors. See, board of directors are decision makers. We must have heard about it, the process of decision making. Correct information as input, correct decision. तो अगर रेगुलर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बना रहेगा डायरेक्टर्स के पास, तो जो डिसीजन मेकिंग वो करेंगे वो भी करेक्ट होगी. एजेंडा एंड मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग मस्ट बी प्रिपेयर्ड. एजेंडा और मिनट से ये रहता है वी कैन हैव अ ट्रैक ऑन व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट वाज प्लान्ड, वेदर दिस वाज फुलफिल्ड और नॉट. ये है चक्कर. कमिटीज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड बी मेड. जैसे आपको बताऊं, ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, ग्रीवियंस कमिटी, all these things are necessary, all these committees are necessary because of the burden that can come to the board of directors for every matter, every next matter if it is handled by board of directors. So we should have specialized committees to handle micro matters. ठीक है. अब जैसा मैंने आपको बताया, अभी जो आपने 8 पॉइंट देखे, they were applicable on every bank, whether public sector or private sector, but here we have recommendations in the next heading which are applicable only to public sector bank. अब हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक पर लगने वाली recommendations हैं. पहला है इंफॉर्मेशन फ्लो, दूसरा है कंपनी सेक्रेटरी. इंफॉर्मेशन फ्लो इज समथिंग वेरी कॉमन. अगर आप सरकारी बैंक हैं तो आप सरकार को और जनता को बताएंगे कि आपके बैंक में क्या हो रहा है. और कंपनी सेक्रेटरी शुड बी अपॉइंटेड इन अ मैनर इट इज अपॉइंटेड इन प्राइवेट सेक्टर, ताकि वो कंप्लायंस का ख्याल रख सके. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में इस बात का डर रहता है कि वहां पर शायद कंप्लायंस एग्जेम्प्ट होने की वजह से some kind of corruption may prevail, but if company secretary, you the great company secretary is present there, there can be no corruption at all for sure. Next are recommendations applicable only to private sector bank. तो 3 ऐसी recommendations हैं which are applicable only on private sector. डजर तो आ रहा है ना? Yes. Eligibility criteria and fit and proper norms or nomination of director. Very nice. When we talk about a private sector entity, it is always desirous of having some independence with respect to who will become their director. कम प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को लगता है कि इनका कौन डायरेक्टर बनेगा, कौन चेयरमैन बनेगा, इसकी आज़ादी इनको दे देनी चाहिए, जो कि है नहीं इनको, क्योंकि वो ज़रूरी है कि फिट एंड प्रॉपर पर्सन ही डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट होना चाहिए. कॉमनैलिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बैंक एंड एनबीएफसी का मतलब है बैंक का डायरेक्टर वो होना चाहिए जिसका एनबीएफसी से कोई कनेक्शन ना हो. देयर शुड बी नो कॉमन पॉइंट वेयर इन बैंक एंड एनबीएफसी पीपल आर बीइंग द सेम. एनबीएफसी से लोन ले रखा है तो बैंक का डायरेक्टर नहीं बनेगा, बैंक से लोन ले रखा है तो एनबीएफसी का डायरेक्टर नहीं बनेगा. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. When we talk about composition of board, we need to find a balance between the executive and non-executive director, men and women director, independent director and other directors. We need to see that composition is first as per banking law, as per Reserve Bank of India guidelines, and as per all the balancing requirements applicable in practice. अच्छा, अगला है बेसल कमिटी प्रिंसिपल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इन्हें याद कर लीजिएगा. दे आर ऑल्सो अप्लीकेबल ऑन बैंक्स. ठीक है. बोर्ड्स ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुड बी फुलफिल्ड. बोर्ड क्वालिफिकेशन एंड कंपोजिशन शुड बी मॉनिटर्ड. हु इज बिकमिंग डायरेक्टर, हाउ मेनी डायरेक्टर्स आर एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट एंड विमेन. Board's own structure and practices must be monitored. What are they doing to contribute to the growth of the company with honest principles? Senior management should be such that it can contribute value to the bank. Governance of group structures
मतलब जितने भी हमारा ग्रुप स्ट्रक्चर है, एक ही ग्रुप में जितने भी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है या उसकी सब्सिडरीज हैं, रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। लेट मी टेल यू, अगर खतरा हो ना तो आदमी ईमानदारी बेईमानी नहीं सोचता भाई। प्लीज समझने की कोशिश करिए। व्हेन यू आर सेटिस्फाइड विद द बैलेंस दैट यू हैव इन योर बैंक अकाउंट, यू कैन से कि ये सब माया है, आई डोंट नीड इट। बट व्हेन यू डोंट हैव मनी टू फीड योरसेल्फ, खाना खाने का पैसा नहीं है, देन यू कैन नॉट से दैट मनी इज नॉट नीडेड, आई डोंट लाइक मनी, ये सब माया है, आई डोंट वांट इट। पेट भरा हो तो भजन अच्छा है। मेरा कहने का मतलब है, इफ वी आर हैविंग रिस्क, इफ वी हैव अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरिंग लॉसेस, अगर हमें डर है इस बात का कि हमें नुकसान हो सकता है, तो बड़ा खतरा है, तो फिर कोई गवर्नेंस की बात नहीं हो पाएगी। दैट इज व्हाई रिस्क मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू गवर्नेंस। If you have the proper policy and structure of managing risk in your organization, only then you can focus on this governance. ठीक है? Next is risk communication, compliance of law, internal audit, compensation of people managing the banks. It should be commensurate with the performance. No one should get money he is not entitled to. डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी एंड रोल ऑफ सुपरवाइजर। मैं अगला टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बार बार बता देना चाहता हूं, वी शुड अग्री ऑन वन कॉमन पॉइंट। वी मीन्स आई एंड यू। In every chapter of corporate governance, we would come across some common topics like responsibility of board of directors, audit committee, independent audits, more and more disclosure, balance between the executive and non-executive, reporting to the authorities, because these are the things that can create an environment of discipline in the company that can contribute to the building a good governance in the company. तो अगर आप कहीं पर भी कंफ्यूज हो जाए, these are the common points you can write in your answer. Next is guidelines for corporate governance in NBFC. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में गाइडलाइंस क्या हैं NBFCs के लिए? They must constitute an audit committee. They must also have a nomination committee. As I told you earlier, risk management committee is very much needed. Disclosure and transparency are same. Internal guidelines are necessary to have a control on the employees, that there should be internal control, internal check, some internal audit should be there. Rotation of partners of statutory audit firm, this is common for every organization, right? Hanji. Now we have guidelines for insurance companies. Insurance companies भी बैंकों से अलग नहीं है. They are also channels of money. यहां से भी पैसा होकर गुजरता है, तो बड़ी बेईमानी का सैलाब यहां पर आ सकता है. They are forerunners of money. They can also have people doing corruption because they are involved in money. So there should also be some specific implementation of principles to maintain good governance. Governance structure should be defined. Composition of board of director. Whenever I say composition of board of directors, I mean a balance between executive and non-executive director. देखिए, अगर एग्जाम में आप पॉइंट्स के अंदर का डिटेल भूल गए, लेकिन कम से कम पॉइंट्स आपने सही से लिखे हैं, तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे. Nobody in examiner's team have ample time to read every word of your answer. ठीक है? Delegation of functions to committee. अलग अलग कमिटीज बनाई जाएं, CEO, MD एंड होल टाइम डायरेक्टर्स के रोल डिफाइंड हो, अपॉइंटेड एक्चुअरीज के रोल डिफाइंड हो. ऑडिट एक्सटर्नल पार्टी करती ही है. बोर्ड एंड ऑडिट कमिटी शुड बी एक्सेसिबल. इफ समबडी हैज एन इशू, दे मस्ट हैव अ राइट टू अप्रोच टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिट कमिटी. Disclosure requirement, an outsourcing arrangement, anything which is being outsourced should be something that should be as per principles, as per set standards. अगर कोई चीज outsource agreement में जा रही है, that means insurance company is getting it done from some third party, so there should be some fulfillment of standards set by the insurance company or the authority. इंटरैक्शन रेगुलेटर के साथ, मतलब आपका जो IRDA है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको रिपोर्ट करना है. विसल ब्लोअर पॉलिसी आपने सुनी होगी कि कंपनी में पता चला कोई आवाज उठा रहा है, उसकी गर्दन ही काट दी जा रही है. ऐसा नहीं होना चाहिए. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का समय समय पर इवैल्यूएशन हो, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कि कहीं वो बेईमानी तो नहीं कर रहे, वो अपनी सीट पर वो सबको जस्टिफाइड रेम्यूनरेशन ले रहे हैं, नहीं ले रहे. डायरेक्टर्स को कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो कंपनी के अंदर
डिसीजन मेकर हैं तो दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल द पेनल्टीज, नोबडी कैन क्वेश्चन देम. दिस ऑटोक्रेसी विल नॉट वर्क इन एटलीस्ट इन इंडियन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर. अच्छा, स्टुअर्डशिप कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट. वैसे ये लास्ट एग्जाम में आया भी था. स्टुअर्डशिप कोड का मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनीज को अपनी स्टुअर्डशिप, अपनी रिप्रेजेंटेटिवशिप, अपनी सर्वेंटशिप, अपनी सर्विस की फीलिंग बनाए रखनी चाहिए. दे शुड वर्क फॉर द सोसाइटी, दे शुड वर्क इन द सोसाइटी फॉर द बेटरमेंट ऑफ एवरीवन. पॉलिसी बना के रखनी चाहिए ऑन द डिस्चार्ज ऑफ देयर स्टुअर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्लियर पॉलिसी ऑन हाउ दे मैनेज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. उनको मॉनिटर करना चाहिए उन कंपनीज को जिनमें उन्होंने पैसा लगाया. भाई इंश्योरेंस कंपनी के पास फंड्स बहुत इकट्ठे होते हैं, तो वो सारा पैसा कोई अपने पास संभाल के नहीं रखती. इट नीड्स टू बी इन्वेस्टेड इन सम अदर कंपनीज, इन सम अदर सेक्टर्स. सो इट शुड हैव एन आई ऑन दोज कंपनीज वेयर इट इज इन्वेस्टिंग द मनी. क्लियर पॉलिसी ऑन इंटरवेंशन इन देयर इन्वेस्टी कंपनीज. ज्यादा इंटरवेंशन भी नहीं होना चाहिए उस कंपनी में जिसमें आपने पैसा लगाया. लेट देम फ्री इन डूइंग थिंग्स व्हाट दे वांट टू. क्लियर पॉलिसी टू प्रिजर्व द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर. वैसे तो बताऊं स्टुअर्डशिप का पॉइंट खाली यही है. स्टुअर्डशिप का मतलब क्या होता है? यू बीइंग अ सर्वेंट टू समबडी, यू बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव टू समबडी, यू आर सर्विंग समवन, राइट? क्लियर पॉलिसी ऑन वोटिंग एंड डिस्क्लोजर ऑफ वोटिंग एक्टिविटी. रिपोर्ट पीरियोडिकली ऑन देयर स्टुअर्डशिप एक्टिविटी. ये जो पॉइंट्स हैं सारे के सारे, यहां पॉलिसी 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 पॉलिसी, आखिरी में रिपोर्टिंग है. लेकिन आप बताइए पॉलिसी से क्या मतलब है आपका? कि जब आपकी इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी के अंदर कुछ पॉलिसीज बना लेगी तो वो इंप्लीमेंट करी जाएंगी. आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज को थोड़ी पता है क्या करना है क्या नहीं. उसको थोड़ी डूज एंड डोंट्स पता है. उसको इस बात की कोई जानकारी नहीं क्या करना है और क्या नहीं करना. दिस इज यू हु नीड टू मेक श्योर दैट यू हैव अ प्रॉपर पॉलिसी. And you know, any company can focus on a particular aspect only when it has a dedicated policy. तो स्टुअर्डशिप में ये सारी पॉलिसी हैं और उनके बारे में हमें रिपोर्ट करना चाहिए समय समय पर टू IRDA एंड टू पब्लिक ऑफ कोर्स एंड टू द शेयर होल्डर्स कि हमारी कंपनी ने क्या करा स्टुअर्डशिप को लेकर के. लास्ट टॉपिक है आपका, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये अभी नहीं आया. कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. सरकारी कंपनियों में, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में हाउ टू एंश्योर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. दे मस्ट हैव द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर टेक्निकली साउंड टू बिकम डायरेक्टर्स. Just because a person has cleared IAS exam should not be appointed as a director in a corporate sector organization, whether it belongs to government or not, right? Audit committee should be present as it is present in a non-government company. They should also have a remuneration committee. The government company's director should not feel that we can withdraw as much money as we want. गवर्नमेंट कंपनी को सब्सिडरी कंपनीज की गवर्नेंस का भी ख्याल रखना पड़ता है और डिस्क्लोजर्स उतने ही करने चाहिए इनको भी जितने प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन करती हैं. मेरी बात चैप्टर क्लोज करने से पहले एक बार फिर सुन लीजिए कि ये जो समरी रिवीजन हम आपको दे रहे हैं, इसका एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है ब्रशअप करना आपकी उस नॉलेज को जो आपके पास है. लेकिन इफ यू फील प्रेजेंट एट अ स्टार्टिंग पॉइंट जहां पर आपको अभी कोई आइडिया नहीं है सब्जेक्ट का, तो फिर आपको मैं एडवाइस करूं कि फिर कुछ और पढ़ने की जरूरत भी नहीं है. भरोसा ही भजन होता है. अगर आप ट्रू फेथ रखेंगे मिच पर, मेरे नोट्स पर और अपने आप पर, तो कभी कोई फेलियर आ भी नहीं सकता. आपको ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो 24 में से 24 घंटे पढ़ने के बावजूद क्लियर नहीं हो पाते. एंड यू कैन फाइंड पीपल हु स्टडी फॉर फ्यू आवर्स एंड गेट वेरी गुड मार्क्स. यू नो व्हाट इज द ट्रिक? द ट्रिक इज हैविंग अ स्मार्ट स्टडी डन एंड नॉट जस्ट द हार्ड वर्क. आप इंतजार करिए थोड़ा सा. Have patience. I will bring everything required for your examination success. I'll bring various series of videos required, अलग अलग case laws की, अलग अलग questions की. I'll give you everything whatever is needed for your exam as well as for your life. तब तक ये जो होता चला जा रहा है आप उसे पीते चले जाइए, पढ़ते चले जाइए, अपने अंदर बसाते चले जाइए. Thank you so much guys. God bless you. Goodbye.